हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बहादुर एकेडमी पर। दोस्तों, मैं वही जोश और जुनून के सामने आपके सामने पेश हो गया हूं। आज हमारा टॉपिक रहेगा श्वसन तंत्र का पार्ट 2, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 2। दोस्तों, मेहनत इतनी कीजिए कि घर वालों को आप पर फक्र हो जाए। इतना बढ़िए कि भाई साहब मोहल्ले भी कहने लग जाए कि बंदे ने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी है। दोस्तों, एक ध्यान रखना, मेरी मेहनत, क्या याद रखोगे? मेरा डायलॉग है फेमस, मेरी मेहनत प्लस आपका साथ, मेरी मेहनत प्लस आपका साथ, तो हमें क्या मिलेगी दोस्तों? तो हमें मिलेगी सफलता। क्या मिलेगी? सफलता। सफलता कब मिलेगी? जब मैं मेहनत करूंगा, आप साथ दोगे तो क्या मिलोगी? सफलता मिलोगी। इसी प्रकार आप क्या करोगे? आप खुद को जोड़ोगे कि सर ये तो मेरी मेहनत हो गई। आप क्या जोड़ोगे? स्टूडेंट क्या जोड़ेंगे? ये तो मेरी मेहनत हो गई। और साथ किसका हो गया? मेरा साथ हो गया। और आपका साथ यानी मेरा साथ, खुद का साथ, तो क्या मिलेगी दोस्तों? हमें सफलता मिलेगी। क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आपके सामने रोहित स्वामी आपके साथ तन मन धन से जुड़ा हुआ हूं। अगर मेरी तरफ से कोई भी आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। दोस्तों, आप अपना विश्वास बनाए रखिए हम पर, बहादुर एकेडमी पर आपका विश्वास बनाए रखिए। हम आपके लिए ऐसा ही करेंगे जैसा आप चाहते हो। एग्जाम में आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप हमारे पे विश्वास बनाएंगे, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो साइंस हो। चलो दोस्तों, देखते हैं हमारा सिस्टम कौन सा सिस्टम चल रहा है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र चल रहा है। श्वसन तंत्र के फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया था। अब बात करेंगे इसकी सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में हमने पहले कहां तक देख लिया था? नाक देख लिया था, उसके बाद मुख गुहा देख लिया था, ग्रसनी देख लिया था, कंठ देख लिया था, उसके बाद श्वास नली देख ली थी, श्वसनी देख ली थी, फेफड़ा में बात कर रहे थे। फेफड़ा में 2-3 बात देखी थी हम, पर हम दोबारा से देखेंगे। फेफड़ा, फेफड़ा का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? फुफ्फुस। क्या नाम होता है? फुफ्फुस। उसका तीसरा नाम पूछे थे, क्या बोलोगे? लंग्स। क्या बोलते हैं इसको? लंग्स। पहले बात की थी कि भाई साहब फेफड़ा कहाँ पाया जाता है, तो आप बोलोगे वक्ष में। कहाँ पाया जाता है? वक्ष में। स्थान कहाँ है इसका? क्वेश्चन आएगा फेफड़े का स्थान कहाँ है, तो आप बोलोगे वक्ष में। कहाँ है? वक्ष में। वक्ष यानी चेस्ट में। वक्ष यानी चेस्ट में। चेस्ट में भी कहाँ पे है? प्लूरल गुहा में। कौन सी गुहा में है दोस्तों? प्लूरल गुहा में है। प्लूरल गुहा में। कौन सी गुहा में? प्लूरल गुहा में। उसके बाद देखें दोस्तों, फेफड़े का रंग कैसा होता है? रंग होता है दोस्तों फेफड़ों का गुलाबी। कैसा होता है? गुलाबी होता है। कि गुलाबी ऑप्शन में नहीं आओगे तो क्या करोगे? रेड करोगे। क्या करोगे? लाल करोगे। फिर हम देखेंगे भाई साहब इसका वजन कितना होता है। वजन दोस्तों मैंने बताया था, दोबारा बता रहा हूं, 450 ग्राम प्रत्येक फेफड़ा। 450 ग्राम, 450, 450 ग्राम प्रति फेफड़ा। यानी प्रत्येक फेफड़ा में कितना होता है? 450 ग्राम होता है। 450 ग्राम प्रत्येक फेफड़ा। एक फेफड़े में कितना वजन होता है? 450 ग्राम होता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है दोस्तों। फिर आगे क्या देखेंगे दोस्तों? आगे देखेंगे कि भाई साहब, आगे मैंने बोला था कि भाई साहब दायां फेफड़ा होता है, डायग्राम देखा था। और जिसने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा वो भाई साहब पहले वाला वीडियो देख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब। तो मैंने क्या बोला कि भाई साहब दायां फेफड़ा बायां फेफड़े तुलना में क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है। तो एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट, दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना में, दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना में थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा बड़ा होता है। 19-20 का फर्क होता है, बड़ा होता है। इसका कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि इसका कारण सुन लो, क्योंकि दायां फेफड़ा में क्या होती है? जो नलियां होती है वो 3 रूप से विभक्त होती है, 3 रूप में बंटी हुई होती है। और बाएं फेफड़े में कितने रूप से बंटी हुई होती है? 2 रूप में, 2 रूप में विभक्त होती है। ये 3 रूप में, ये 2 रूप में विभक्त होती है। फिर मैंने बोला साहब जो नीचे एक बनाया था, 2 फेफड़े बना दिए, यहाँ पे बनाया था डायफ्राम, नीचे बनाया था डायफ्राम। मैंने बोला कभी फेफड़े फैलते हुए सिकुड़ते नहीं है। फेफड़ों में फैलने और सिकुड़ने की क्रिया किस में होती है? डायफ्राम में होती है। किस में होती है? डायफ्राम में। तो क्वेश्चन क्या बन गया? फेफड़ों में फैलने व सिकुड़ने की फेफड़ों में फैलने व सिकुड़ने की क्रिया नहीं होती है, प्रक्रिया नहीं होती।
फेफड़ों में फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया या क्षमता नहीं होती, कैपेसिटी नहीं होती है, क्षमता नहीं होती है। यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? यह कार्य डायफ्राम के द्वारा किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा? डायफ्राम के द्वारा किया जाता है। मैंने बोला कि भाई साहब 2 फेफड़े बनाए थे, जिसने वीडियो नहीं देखा वो वीडियो देख ले, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। मेरा नाम लिखोगे रोज सर तो प्लेलिस्ट आ जाएगी, उससे मिल जाएगा। नीचे फेफड़ा होता है, 2 फेफड़े, यहाँ एक यहाँ डायफ्राम होता है। जब ये डायफ्राम इधर आता है तो ये फेफड़ा क्या हो जाता है? फैल जाता है, तो ये क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। तो ध्यान रखना, फेफड़ों में फैलने सिकुड़ने की क्षमता नहीं होती। यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? डायफ्राम के द्वारा किया जाता है, डायफ्राम के द्वारा किया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। एग्जाम में कभी पूछा जाएगा तो ठीक उसी प्रकार पूछा जाएगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद मैंने पॉइंट बताया था डायग्राम, जिसके डायग्राम सेट हो गया भाई साहब वो पॉइंट उसके सेट हो जाएंगे। उसके मैंने बोला सौसनी में जाकर यह अनेक सौसनिकाओं में विभक्त हो जाती है। सौसनी फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद, सौसनी फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद अनेक सौसनिकाओं में विभक्त हो जाती है, जिसे सौसनिका कहते हैं। मैंने क्या लिखा है पॉइंट? सौसनी फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है। सौसनी फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद सौसनी फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद अनेक शाखाओं में बंट जाती है, अनेक शाखाओं में बंट जाती है। जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों? जिसे सौसनिका कहते हैं। मैंने बोला सौसनी अनेक जो शाखा या फिर डाली हो जाती है, जैसे नली हो जाती है, उसमें विभक्त हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? सौसनिका कहते हैं। जिसे सौसनिका जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे सौसनिका कहते हैं। इतना पॉइंट हो गया। फिर मैंने बोला प्रत्येक सौसनिका, अब मैं एक सौसनी से कहा गया सौसनिका में, अब सौसनिका की बात हुआ। प्रत्येक सौसनिका के लास्ट सिरे पर, अंतिम छोर पर फुल्ली संरचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं? टुकुक, या इसे क्या बोलते हैं? टुकुक कहते हैं, या फिर वायु कुपिका कहते हैं। तो मैंने क्या बोला? प्रत्येक सौसनिका आगे जाकर अनेक शाखाओं में, प्रत्येक सौसनिका अंतिम सिरे पर क्या होती है? फुली होती है, जिसे वायु कुपिका कहते हैं। प्रत्येक सौसनिका के अंतिम सिरे पर, पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान से लिखना, आप नोट्स बनाते चलना। प्रत्येक सौसनिका के अंतिम सिरे पर, प्रत्येक सौसनिका के अंतिम सिरे पर फूली हुई संरचना होती है। प्रत्येक सौसनिका के अंतिम सिरे पर फूली हुई संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे वायु कुपिका कहा जाता है, वायु कुपिका कहते हैं, जिसे वायु कुपिका कहते हैं। ये ध्यान रखना, क्या कहते हैं? वायु कुपिका कहते हैं। मैंने इतना बताया, इतना आप ध्यान से सुन लो। मैंने बोला फेफड़ा या फुफ्फुसलग स्थान कहाँ होता है? वक्ष में होता है, चेस्ट में। कौन सी गुहा में पूछे, कौन सी कैविटी में पूछे तो क्या बोलोगे? प्लूरल गुहा में। वजन कितना होता है? 450 ग्राम प्रति फेफड़ा। रंग कैसा होता है? कलर कैसा होता है? गुलाबी होता है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि दायां फेफड़ा 3 नलियों में विभक्त होता है और बायां फेफड़ा 2 नलियों में बंटा हुआ होता है। फिर मेरा फेफड़ों में फैलने और सिकुड़ने की क्षमता नहीं होती, कभी फेफड़े फैलते सिकुड़ते नहीं है। यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो फेफड़ा नीचे क्या होता है? डायफ्राम द्वारा यह कार्य किया जाता है। डायफ्राम इधर आता है तो बायां फेफड़ा क्या हो जाता है? फैल जाता है। उधर जाता है तो दायां फेफड़ा फैल जाता है। बायां और दायां कभी इधर फैलता है, कभी इधर फैलता है। उसके बाद दोस्तों सौसनी फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद
अनेक शाखाओं में बंट जाती है, अनेक शाखाओं में बंट जाती है, जिसे क्या कहते हैं, श्वसनिका कहते हैं। और श्वसनिका के अंतिम सिरे पर क्या पाई जाती है, फूली हुई संरचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, वायुकुपिका कहा जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आप जब शेयर करते हो, आप जब लाइक करते हो, आप जब कमेंट करते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम मोटिवेट होते हैं। आपको पता है कि एक लाइव क्लास चलाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। देख लो आपके सामने कितना पसीना आ रहा है, इतना पसीने में जलना पड़ता है, कितना खड़ा रहना पड़ता है, हमें कितने घंटे पढ़ना पड़ता है, ओनली फॉर आपके लिए। आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसका कारण भी क्या है, आप ही हो, आपसे हमारा प्यार है। तो दोस्तों कोई नहीं करता किसी के लिए निःशुल्क, हम आपके लिए निःशुल्क कराया जाए तो आप भी इसका फायदा उठाओ, आप भी हमें सहयोग दो। आपका सहयोग ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। आप ये सहयोग दो कि भाई साहब शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करने की कोशिश करो। और शेयर, अगर आप हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो कमेंट करो। अगर जितने ज़्यादा हमारे लाइक आते हैं उससे हम क्या होते हैं, खुश होते हैं तो हम आपको ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। कितनी मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, देख लो। एक वीडियो, एक लाइव क्लास चलाने के लिए आप खुद सोच सकते हो। आप तो सोच रहे हो सर ऐसे ही हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। आप इसका नाजायज फायदा मत उठाओ, आप हमारी मेहनत का हमें बस कर चुका दो। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। नोट्स बनाते चलिए दोस्तों, तभी मैं पूरा विस्तार से लिख रहा हूं, वरना मैं सीधा भी छोड़ सकता हूं लिखकर। अब क्या होता है, वायुकुपिका होती है ना, जो वायुकुपिका फूली हुई संरचना होती है, वायुकुपिका को फेफड़ों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी आपको मैं डिटेल से समझाऊंगा, तो ध्यान रखो। वायुकुपिका को फेफड़ों की संरचनात्मक व क्रियात्मक, संरचना मतलब स्ट्रक्चर, क्रियात्मक कार्य करती है। वायुकुपिका को फेफड़ों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, यूनिट कहा, इकाई कहा जाता है। वायुकुपिका को फेफड़ों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। अब बात करते हैं वायुकुपिका की संख्या कितनी होती है। हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उसमें वायुकुपिका की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, आप सोच रहे हो सर 10 होगी, 20 होगी, 50 होगी। अरे बेटे इतनी नहीं होती, 60 करोड़ होती है। 60 करोड़ कितनी होती है, देख लो आप। वायुकुपिका की संख्या, वायुकुपिका की संख्या दोनों फेफड़ों में लगभग कितनी होती है, 60 करोड़। 60 करोड़ होती है। वायुकुपिका की संख्या दोनों फेफड़ों में लगभग 60 करोड़ होती है। अब आगे क्या है दोस्तों, वायुकुपिका के आगे क्या होता है, रक्त केशिका का जाल होता है। वायुकुपिका और रक्त केशिका के मध्य क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ध्यान रखना, वायुकुपिका और रक्त केशिका के मध्य क्या होता है, जाल होता है। ये पॉइंट लिख रहा हूं, उसके बाद समझाऊंगा। वायुकुपिका व रक्त केशिका के मध्य
वायु कुपिका व रक्त केशिका के मध्य क्या होता है? जाल होता है। वायु कुपिका व रक्त केशिका मध्य जाल होता है। अब आगे दे, गैसों का आदान प्रदान वायु कुपिका व रक्त केशिका के मध्य होता है। गैसों का आदान प्रदान, एक पॉइंट लिख रहा हूं, उसके बाद समझाता हूं आपको डायग्राम के थ्रू। गैसों का आदान प्रदान गैसों का आदान प्रदान वायु कुपिका व रक्त केशिका के मध्य होता है। आपसे पूछ रहे किस विधि से होता है? के मध्य गैसों का आदान प्रदान वायु कुपिका व रक्त केशिका के मध्य, आपसे पूछ किस विधि से होता है? उस विधि का नाम बता रहा हूं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लगा लो भाई साहब, छप गया। अरे छप गया, मान लो छप गया, ये तो एग्जाम में छप गया भाई साहब, छप गया। ध्यान रखना, अगर 100 से क्वेश्चन आएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। गैसों का आदान प्रदान वायु कुपिका व रक्त केशिका के मध्य विसरण विधि के द्वारा होता है। विधि का नाम क्या है? विसरण विधि द्वारा होता है। गैसों का आदान प्रदान वायु कुपिका व रक्त केशिका के मध्य विसरण विधि द्वारा होता है। एक बार स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, फिर आगे बढ़ता हूं मैं, डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों आपने। अब बात करते हैं वायु कुपिका व गैसों के मध्य रक्त केशिका, ये क्या सिस्टम होता है, किस प्रकार गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इस बात को ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझ लो का मतलब ध्यान से समझ लो। ये भाई साहब वायु कुपिका है। मैंने क्या किया साहब, वायु कुपिका को जूम कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया आपको समझाने के लिए। इधर रक्त केशिका है, इसको भी मैंने क्या कर दिया, जूम कर दिया। ये क्या है दोस्तों, ये है वायु कुपिका, इंग्लिश में बोलते हैं टू कुक। ये है रक्त केशिका। इधर वायु कुपिका, इधर रक्त केशिका है। एक बात बताओ रे मेरे को कि भाई साहब गैस होती है, कौन सी गैस हमारे शरीर के अंदर ग्रहण करती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, अन्य गैस, कौन सी गैस? तो दोस्तों ध्यान रखना, हमारे शरीर के अंदर सभी गैसें अंदर जाती है, लेकिन ये वायु कुपिका के बाद ये क्या हो जाती है, वापस से रिटर्न हो जाती है। इसके बाद ऑक्सीजन ग्रहण के लिए जाती है और सभी गैस क्या कर जाती है, रिटर्न कर जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि हमारे नाक में कोई डिवाइस लगी है, कोई यंत्र लगा है कि भाई साहब अंदर जाएगा, इधर से ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और को नाइट्रोजन को उनको फेंक देगा। आपको पता है कि नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना % पाया जाता है? 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। और आपको पता है CO2 0.03% पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? अन्य गैसें पाई जाती है। ये आपको पता है, पता है या नहीं पता? पता है, ठीक है भाई साहब। उसके बाद वायु कुपिका हो गई, वायु कुपिका हो गई भाई साहब। वायु कुपिका में कौन सी गैस जाती है? N2 O2 CO2 प्लस अन्य गैस। चली गई, ठीक है भाई साहब। रक्त केशिका, रक्त केशिका शरीर के अंदर होती है। वैसे इसमें क्या होता है, इधर इधर कौन सी गैस जाती है? ओनली फॉर O2 जाती है, ये नहीं जाती, O2 जाती है। आपको पता है हमारा शरीर O2 को ग्रहण करता है और किसको छोड़ देता है? CO2। यहाँ से CO2 को क्या कर देता है, हमारे यहाँ से CO2 को क्या कर देता है हमारा शरीर, जो O2 CO2 में चेंज हो इसको क्या कर देता है, वापस रिटर्न कर देता है। ला भाई साहब, कौन सी गई? ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया, CO2 को वापस कर दिया। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों?
फेफड़ों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? संरचनात्मक संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। क्या हुआ दोस्तों? वायु कुपिका में हमने गैस ग्रहण की, ऑक्सीजन कर ली, CO2 कर ली और अन्य गैस कर ली, और फिर क्या हुआ? अन्य गैस कर ली। आगे क्या है? रक्तकेशिका। रक्तकेशिका क्या करती है? कुछ नहीं करती भाई साहब। रक्तकेशिका CO2 को वापस रिटर्न कर देती है और ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती है। CO2 को वापस रिटर्न कर देती है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती है। इसके प्रकार जो अट्रैक्शन हुआ उनको बोलते हैं संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। और ये क्या हो गई? अन्य गैस। तो इस प्रकार प्रक्रिया क्या कहा जाता है? फेफड़ों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो एक बार ये डायग्राम नोट करो ताकि आपके आगे समझ में आ जाए। नोट करो शाबाश डायग्राम। अगला पॉइंट बनेगा कि भाई साहब श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क से कौन से भाग से किया जाता है? मैंने आपको ह्यूमन ब्रेन पढ़ा दिया है, ह्यूमन ब्रेन में भी बताया था, इधर भी बता रहा हूँ। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क से कौन से भाग से किया जाता है? तो आप बोलोगे मेडुला ऑब्लांगेटा भाग से किया जाता है। श्वसन का नियंत्रण कौन सी भाग से किया जाता है? मस्तिष्क के, पूरा लिख देता हूं, चलो कोई बात नहीं। मस्तिष्क का लास्ट सिरा होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, अंतिम छोर से किया जाता है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा भाग से किया जाता है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क से मेडुला ऑब्लांगेटा भाग से किया जाता है। एक और क्वेश्चन, श्वसन कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों ध्यान रखना, श्वसन एक अपचयी क्रिया होती है। श्वसन रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी होता है, वो क्या होता है? श्वसन एक कौन सी क्रिया? अपचयी क्रिया है। अपचयी क्रिया होती है। श्वसन एक अपचयी क्रिया होती है। इससे क्या होता है? अपचयी क्रिया के होने के कारण शरीर के बाहर में क्या आती है? कमी आती है। इससे जो हमारा शरीर का वजन है उसमें क्या हो जाती है? कमी आती है। इससे शरीर के बाहर में कमी आती है। ठीक है भाई साहब, वृद्धि नहीं होती दोस्तों, कमी आती है। क्या होती है? कमी आती है। आपसे हम जो श्वास लेते हैं, जब कितना प्रतिदिन पानी हमारे शरीर से बाहर निकलता है? श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तो कितना मतलब पानी या कितना जल हमारे शरीर से बाहर निकलता है? कोई बताएगा मेरे को इसका आंसर? प्रतिदिन हम श्वास लेते हैं तो शरीर का कितना प्रतिशत पानी या कितना पानी हमारे शरीर से बाहर निकलता है? कोई बताओ मेरे को इसका आंसर, कमेंट करो। दोस्तों आपको एक बात तो बता दूं मैं, एग्जाम में कुछ दिन नहीं रहे हैं, एग्जाम में 60 दिनों का टारगेट है। कर लो भाई साहब जो करना है 60 दिनों में, महफिल को छोड़ दो, बेवफा होते हैं सब। कोई बेटा किसी से बात करता है, कोई किसी से बात करता है, कोई व्हाट्सएप चलाता है, कोई इंस्टाग्राम चलाता है, कोई फेसबुक, छोड़ दो इसको, कोई काम नहीं आएगा। जिस दिन नौकरी लग जाएगी ना दोस्तों, सब कुछ चीज़ें तो ऑटोमेटिक आएगी। अच्छी पोस्ट होनी चाहिए, अगर पोस्ट हो गई, वर्दी आ गई ना, तो भाई साहब अपन का तो रुतबा ही अलग होगा। ध्यान रखना, वर्दी चाहिए हमें, तो वर्दी के लिए भाई साहब आपको 60 दिन तो पढ़ना ही होगा। 60 दिन मेरे साथ यहाँ पे टिके रहना होगा। जिस बच्चे ने या जिस बच्ची ने, जिस स्टूडेंट ने, जिस विद्यार्थी ने 60 दिन मेरे साथ कंप्यूटर साइंस पढ़ लिया,
गारंटी लेता हूं दोस्तों, लिख कर देता हूं, ये लिखा आज ही लिखा कर ले जाओ भाई साहब, लिख कर दे दूंगा मैं, वो बच्चा 100% नौकरी लगेगा, उसे किसी का बाप नहीं रोक सकता, किसी का बाप नहीं सकता। एक ऐसा मान लो कंपटीशन की तैयारी करते हुए लोगों को 10-10 साल हो गए, उसे अच्छी रणनीति नहीं मिलती, अच्छे टीचर का मार्गदर्शन नहीं मिलता, आपको तो हर चीज अच्छी मिल रही है दोस्तों, तो देरी किस बात की, लग जाओ, जुड़ जाओ, उठो सुबह और लग जाओ। करंट की क्लास लो, रीजनिंग की क्लास लो, मैथ्स की क्लास लो, साइंस की क्लास लो, कंप्यूटर की क्लास लो, जीके की क्लास लो, हर क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो किस बात की देरी दोस्तों, लग जाओ जोश और जुनून के साथ। और भाई साहब ऐसा पढ़ो कि दुनिया भी बोलने लग जाए बंदे में दम है भाई साहब। मोटिवेटेड होते रहो, किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो हमें बताओ, कमेंट करो, कोई परेशानी हो तो हमें बताओ, कमेंट करो, हम आपके साथ हैं, तन मन धन तीनों से आपके साथ हैं भाई साहब। मैं रोहित स्वामी चूरू आपके साथ हूं। आपको पता है कि भाई साहब मेरा नाम में रोहित स्वामी चूरू से बिलोंग करता हूं, राजस्थान के चूरू से, तो वहीं पे मेरा नाम लिखता है, फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं कहीं पर भी हो नाम आएगा रोहित स्वामी चूरू, वो आपके साथ है, तन मन धन तीनों से आपके साथ है दोस्तों। तो देरी किस बात की, लग जाओ अपने तैयारी में, लगा दो अपनी जिंदगी जितनी है उतनी 60 दिनों के भीतर। दोस्तों मोटिवेट होना बहुत जरूरी है, अगर जिसमें जोश व जुनून नहीं होगा वो कदापि अगर नौकरी नहीं लग सकता, कदापि पढ़ नहीं सकता। तो जोश व जुनून भरो, सुबह पहले सुबह उठते जोश व जुनून भरो, आज मेरा ये टारगेट है, ये करके रहूंगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता, किसी का बाप नहीं रोक सकता। अपने माता पिता की ओर देखो, उन्होंने अपने जो सपने दिखाए उस सपनों को पूरा करो, उन्होंने आज तक हमें 20-25 साल का किया है, उसको पूरा करना है हमें, कुछ भी हो जाए चाहे, कोई काम नहीं आएगा, दोस्त काम नहीं आएगा, कोई भी काम नहीं आएगा, फ्रेंड काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा, काम आएगा तो अपने माता पिता काम आएंगे। अपने माता पिता ने जो आपका सपना देखा है उसको कंप्लीट करो, पूरा करो। दोस्तों ध्यान रखना इस बात को, हमेशा माता पिता भगवान के रूप में होते हैं, और किस्मत वाले होते हैं जिनके माता पिता होते हैं। आपको पता है कि मेरे पिताजी नहीं है, सबको पता है, पर भाई साहब उनको मैं आज भी मानता हूं, भगवान ने नहीं चाहा वो हमसे चले गए, कोई बात नहीं, 2007 में पिताजी की डेथ हुई थी, पर आज भी उनका सम्मान करता हूं। आप भी किया करो, अपनी माँ को जब देखता हूं तो जोश आ जाता है, जोश और जुनून आ जाता है, आप में भी वो जोश और जुनून आ जाना चाहिए। जिंदगी कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको नौकरी लगने से, आप मेरे साथ जुड़े रहो, कोई ताकत नहीं रोक सकती। 60 दिन पढ़ लो मेरे साथ दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत तो साइंस और कंप्यूटर में आपको हरा दे तो नाम चेंज कर देना मेरा, आप लिख कर ले जाओ, चाहे आज लिख के दे दूंगा मैं। चलो देखते हैं टॉपिक तरफ। हमारे शरीर से कितना पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है, तो दोस्तों ध्यान रखना कितना, 400 ml, कितना ml निकलता है, 400 ml पर डे हमारे शरीर से क्या निकलता है, जले बाहर निकलता है। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस लाइन का, फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, पानी पी लेता हूँ एक बार, कंठ बैठ गए। हाँ तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम रेस्पिरेटरी की क्रियाविधि। रेस्पिरेटरी कितनी क्रियाविधि होती है, कितने भागों में इसको बांटा गया है, श्वसन की क्रियाविधि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलो जुड़े रहो मेरे साथ, एक बार लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा दोस्तों। अपना प्यार मुझ पर ऐसे ही बनाए रखिएगा, नाम चेंज कर देंगे, दुनिया को बता देंगे हमारे स्टूडेंट बहादुर अकेडमी सबसे अलग है। क्या आ गया हमारा, श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि, श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है, बाहरी श्वसन, आंतरिक श्वसन और गैसों का परिवहन, 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला हम पढ़ेंगे कितने भागों में, 3 भागों में। पहला हम पढ़ेंगे बाहरी श्वसन, दूसरा कौन सा होता है दोस्तों, दूसरा होता है आंतरिक श्वसन, तीसरा आप सभी को बताइए
गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन तो आप सभी को पता है किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा गैसों का परिवहन हमारे शरीर में होता है। तो पहला कौन सा पढ़ेंगे, बाहरी श्वसन। बाहरी श्वसन का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, बाहरी श्वसन का दूसरा होता है स्वांतन। क्या होता है, स्वांतन, या इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय श्वसन। फुफ्फुसीय का मतलब फेफड़ों के द्वारा किया जाता है। वो कौन सा श्वसन होता है, फुफ्फुसीय श्वसन। फुफ्फुसीय श्वसन में कितना टाइम लगता है दोस्तों, 5 सेकंड लगता है। कितना लगता है, 5 सेकंड। तो इसका दूसरा नाम होता है स्वांतन। स्वांतन, फुफ्फुसीय श्वसन, और टाइम कितना लगता है दोस्तों, 5 सेकंड। 5 सेकंड लगते हैं। अब बात करते हैं कि बाहरी श्वसन होता है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो कौन सा होता है, सांस छोड़ना, एक सांस लेना। पहला होता है सांस लेना, श्वास लेना, सांस लेना। दूसरा नाम होता है निश्वसन। क्या बोलते हैं इसको, निश्वसन कहा जाता है। दूसरा होता है दोस्तों सांस छोड़ना। सांस छोड़ना दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, उच्छ्वसन। उच्छ्वसन क्या होता है, उच्छ्वसन। आपको पता है सांस लेने में टाइम कितना लगता है, समय कितना लगता है, तो बोलोगे 2 सेकंड। और सांस छोड़ने में कितना लगता है दोस्तों, 3 सेकंड। 3 और 2 कितने हो गए, टोटल 5 सेकंड। यानी बाहरी श्वसन या स्वांतन या फुफ्फुसीय श्वसन में टोटल कितना टाइम लगता है, 5 सेकंड। कितना सेकंड, 5 सेकंड। लेने में 2 सेकंड, लेने में 2 सेकंड, छोड़ने में 3 सेकंड, छोड़ने में 3 सेकंड। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बात करते हैं सांस लेते हैं। सांस लेते हैं तो किससे लेते हैं, वायुमंडल से लेते हैं। किससे लेते हैं दोस्तों, वायुमंडल से। वायुमंडल से लेते हैं। किस रूप में लेते हैं दोस्तों, गैसीय रूप में लेते हैं। किस रूप में, गैसीय रूप में। कहाँ लेते हैं, फेफड़ों में। कहाँ लेते हैं, फेफड़ों में। ये हमारी एक रिएक्शन बन गई। क्या बन गई, रिएक्शन। अब बात करते हैं कितना टाइम लगा, 2 सेकंड। इसी प्रकार सांस छोड़ने में, सांस कहाँ से छोड़ते हैं, फेफड़ों से। कहाँ से, फेफड़ों से। किस रूप में, गैसीय रूप में। कहाँ छोड़ते हैं, वायुमंडल में। कहाँ छोड़ते हैं, वायुमंडल में। एक बात बताओ रे मेरे को, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी परसेंट पाई जाती है, 78%। कितनी परसेंट है, 78%। ऑक्सीजन कितनी परसेंट पाई जाती है, 21%। और CO2 कितनी पाई जाती है, 0.03%। और क्या पाई जाती है, अन्य गैसें। ये गैसें कहाँ पे जाती है, हमारे फेफड़ों में। कहाँ पे जाती है, फेफड़ों में। जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो वापस ऐसी कौन सी गैस है जो जितनी परसेंट जाती है उतनी परसेंट वापस आ जाती है, नाइट्रोजन। कौन सी, नाइट्रोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। ऐसी कौन सी गैस है जो जितनी परसेंट शरीर के अंदर ग्रहण की जाती है उतनी वापस छोड़ जाती है, तो ध्यान रखना दोस्तों, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। 78%, 78%। कितना परसेंट है, 98। लेकिन दोस्तों ऑक्सीजन कितना परसेंट छोड़ी जाती है वापस, 17%। कितना परसेंट है, 17%। क्योंकि 4% का क्या हो जाता है दोस्तों, अवशोषण हो जाता है। 4% का क्या हो जाता है दोस्तों, 4% का अवशोषण हो जाता है। 4% का अवशोषण हो गया तो क्या बची, 4% किस में डिवाइड होगी, किस में डिवाइड होगी, CO2 में। तो CO2 कितना परसेंट छोड़ते हैं, 4%। CO2 कितना परसेंट, 4%। और क्या छोड़ते हैं, अन्य गैसें। और क्या छोड़ते हैं, अन्य गैसें। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ध्यान रखना, जब हम सांस लेते हैं तो वायु, सांस लेने का दूसरा क्या नाम होता है, निश्वसन। टाइम कितना लगता है, 2 सेकंड। टाइम कितना लगता है, 2 सेकंड। सांस छोड़ने में 3 सेकंड। कितना सेकंड, 3 सेकंड। वायुमंडल से किस रूप में, गैस रूप में। कहाँ पे जाती है, फेफड़ों में। नाइट्रोजन कितना परसेंट, 78%। ऑक्सीजन कितना परसेंट, 21%। और जो CO2 0.0% और अन्य गैस। उसी प्रकार फेफड़ों से जब हम वायुमंडल में छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन ऐसी कौन सी गैस है जो जितनी परसेंट वापस छोड़ जाती है, नाइट्रोजन कितनी परसेंट है, 78%, 78%। ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 17%। क्योंकि 4% की क्या होता है दोस्तों, अवशोषण हो जाता है। और CO2 कितने परसेंट है, 4%। CO2 कितने परसेंट, 4%। और अन्य गैस, इसको हम छोड़ देते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया क्या बोलते हैं दोस्तों, बाहरी श्वसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाहरी श्वसन कहा जाता है। उम्मीद करता हूं इतना आपके समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। फिर क्या होता है दोस्तों, जब ये प्रक्रिया होती है, सांस लेते हैं तो वक्ष गुहा होती है, उसका आयतन क्या हो जाता है, यानी चेस्ट का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और डायफ्राम क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें इसका उल्टा हो जाता है। इसमें वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और डायफ्राम क्या हो जाता है, फैल जाता है। डायफ्राम क्या हो जाता है, फैल जाता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, आगे देखते हैं।
दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठोक दो, चेप दो, हर कहां पे ठोक दो। अल्लाट पाटना चाहिए, सब जगह अल्लाट पाट दो कि भाई साहब रोहित सर आ गए मैदान में, अब किसको कोई किसी ने नहीं है मैदान में, ओनली फॉर रोहित सर है और मेरे स्टूडेंट है। हर जगह ठोक दो, लगना चाहिए कि दिल्ली में नहीं पूरे इंडिया में लगना चाहिए भाई साहब रोहित सर कौन है। आप लगा दो इस वीडियो को, शेयर कर दो एक बार दबाकर, फेसबुक इंस्टाग्राम पर सब शेयर कर दो। आपकी वजह से क्या पता हम फेमस हो जाए। दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपका साथ रहा तो हम हर मंजिल को हासिल कर सकते हैं। धैर्य और पेशेंस रखिए, नौकरी जरूर मिलेगी, हम आपके साथ हैं, रोहित सर आपके साथ है। तो दोस्तों आपका प्यार और जज्बात हमारे साथ ऐसे बनाए रखना। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।